नमस्कार। आज हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी दुनिया का सबसे लोकप्रिय, रोचक एवं मजेदार नियम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम अपनी आसपास की घटनाओं को देखते हैं तो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने वह न्यूटन की गति के 3 नियम में से किसी एक नियम या तीनों नियम से संचालित होता है, पर हमें यह मालूम नहीं होता कि इसके पीछे न्यूटन की गति के नियम काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन से क्रिया होती हैं जिन्हें हम न्यूटन की गति के नियम से जोड़ सकते हैं। पहला उदाहरण है, बचपन में हम सभी गार्डन, बाग जाते थे। वहाँ आम के पेड़ के नीचे जब हम आम के पेड़ को हिलाते थे या जाम के पेड़ को हिलाते थे तो जाम गिरता था, आम गिरता था, अनार गिरता था, सेब गिरता था या गिरता है अभी भी। इसके पीछे न्यूटन की गति का प्रथम नियम शामिल है। यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण ही जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो आम, जाम, सेब गिरते हैं। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब हम गाड़ी से कहीं सफर में जा रहे होते हैं तब हम जब बस में बैठते हैं, अचानक गाड़ी चलती है। जब अचानक गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। बिल्कुल जब हम गाड़ी चलती रही होती है और अचानक गाड़ी में ब्रेक लगती है तो हम सामने की तरफ झुक जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब घटनाएं तो सामान्य घटनाएं हैं। इन घटनाओं में ऐसा क्या नियम है जिसके लिए हमें भौतिकी या गणित की सहायता की आवश्यकता हुई? क्यों इतना सरल और सामान्य सा दिखने वाला नियम न्यूटन की गति के नियम से जुड़ गया? न्यूटन ने क्यों आज से लगभग 400 साल पहले इन नियमों को बनाया? आखिर क्या है इन प्राकृतिक घटनाओं में? जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिकी प्रकृति की भाषा है और गणित भौतिकी की भाषा है। तो आज हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को समझेंगे। आखिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम 1687 ईस्वी में जरूर दुनिया के महानतम भौतिकविद, महानतम गणितज्ञों में से एक ने खोजा था, किंतु वास्तविक खोज इसकी गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने वास्तव में जड़त्व को समझा, लेकिन वह कोई स्टेटमेंट या कथन के रूप में इसे परिभाषित न कर पाए, जिसे न्यूटन ने गति के प्रथम नियम के रूप में किया। देखा जाए तो यह न्यूटन का नियम है, किंतु न्यूटन के नियम के पहले ही गैलीलियो ने इस पर कई प्रयोग किए, किंतु यह प्रयोग एक कथन के रूप में, नियम के रूप में सामने नहीं आया। तो इसे हम जड़त्व का नियम ही कहते हैं। यह जड़त्व का नियम ही कहलाता है। आखिर यह नियम क्या है, इसे हम कथन के रूप में देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा काफी सरल है। कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गत्यावस्था में रहती है। कोई वस्तु, एवरीबॉडी हमेशा या तो विरामावस्था में रहेगी
या गत्यावस्था। गत्यावस्था के साथ हमें एक समान शब्द को बहुत गहराई से देखना है। कोई वस्तु या तो हमेशा विरामावस्था में रहेगी या एक समान गत्यावस्था में रहती है, जब तक, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल के साथ हम बाह्य शब्द को ध्यान से देखेंगे कि वास्तव में यह बाह्य शब्द क्या है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अर्थात न्यूटन की गति का प्रथम नियम मूलतः 3 शब्दों पर केंद्रित है। पहला विरामावस्था, दूसरा गत्यावस्था और तीसरा बल। पर हम देख सकते हैं कि यह किसी वस्तु से संदर्भित है। अतः कोई वस्तु हमेशा स्थिर रहेगी या हमेशा एक समान गति में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। हम परीक्षा में कई प्रकार की समझ को लेकर जाते हैं, किंतु जो परीक्षक होगा, मूल्यांकन करता होगा, वह हमारे इस परिभाषा को विशेष महत्व देगा। अतः हमें परिभाषा को न केवल समझना है बल्कि याद भी रखना है। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर विरामावस्था है, अर्थात बिल्कुल स्थिर है वस्तु। यहां देख सकते हैं कि वस्तु गत्यावस्था में है, यानी गति कर रही है, और यह संदर्भित है, ये दोनों की स्थिति निर्भर है कि इस पर कोई बल लग रहा है या नहीं, और अगर लगेगा या ये उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगे। आखिर क्या रहस्य है इतने सरल कथन के पीछे? आखिर इसकी और भी क्या बातें हैं, और भी क्या परतें हैं, बिल्कुल प्याज की तरह, जिसे हम धीरे धीरे निकालेंगे परतों को, तो हमें और भी अच्छी तरह यह समझ आएगा। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह कथन अब मिट गया, लेकिन अब हम इस कथन को समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये एक रोड है, इस रोड में एक बाइक है। आप बाइक चलाते हैं तो ये एक बाइक है, बाइक में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, माना कि आप ही चला रहे हैं, ये बाइक चल रही है। दो स्थिति हो सकती है, फिर से हम एक बाइक बना लेते हैं। ये एक बाइक है, इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह इस बाइक को चला रहा है। अब बात आती है कि यह बाइक अभी रुकी हुई है, रुकी बाइक रुकी है और यह गति में है, यानी चल रही है। सरल भाषा में चलती हुई बाइक रुकी और यह चल रही है, चलती। अब पूरा नियम, न्यूटन की गति का नियम, इन दो चित्रों पर केंद्रित हो गया। यानी पूरा न्यूटन की गति का प्रथम नियम इन दोनों चित्रों में सम्मिलित हो गया। अब हम इन दोनों चित्रों को समझेंगे। रुकी का अर्थ यह, इस पर बल लग रहा है, निश्चित तौर पर इसमें गुरुत्व बल लग रहा होगा, इसका द्रव्यमान होगा m, और इसमें गुरुत्व बल लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बल नहीं लग रहा है, किंतु विभिन्न
दिशाओं से, इधर से भी हम मान लेते हैं हवा का भी बल हो, इतना बल हो, सब तरफ से बल लग रहे हैं, किंतु यहां ये अवस्था ये है, बल तो लग रहे हैं, कई दिशाओं से लग रहे होंगे। हो सकता है वे बल जिनके बारे में हम जानते हैं, हो सकता है कि वे कई और बल जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, पर सभी बल यहां निरस्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। अतः यह वस्तु विरामावस्था में होती है, बिल्कुल शून्य अवस्था में होती है, यानी वेक्टर F या फोर्स F या बल शून्य होता है। अब चूंकि यहां कई बल लग रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस इसी प्रकार Fn वेक्टर, किंतु सभी वेक्टर, सभी बल अंततः शून्य ही होते हैं, क्योंकि अगर वो शून्य नहीं होगा तो उसमें कोई विचलन या विस्थापन हमें दिखाई देगा, क्योंकि वह रुकी हुई दिखाई दे रही है। तो मान लेते हैं कि अगर उसमें n बल लग रहे हैं या अनंत बल लग रहे हैं, किंतु उन सभी बलों का परिणामी या योग शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य होने के कारण ही वह हमें रुकी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हम रुका हुआ देख रहे हैं, इसलिए प्रकृति के नियम को हम स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई वो रुकी हुई होगी। हो सकता है कि वो चल रही होगी या चल रही हो, पर हम तो उसे रुकी हुई ही देख रहे हैं ना, इसीलिए वह विभिन्न बलों के केंद्र में विभिन्न बलों को हम जब जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें एक नीचे लग रहा हो सकता है यहाँ पर यह ऊपर लग रहा होगा, जिसके कारण वह बिल्कुल शून्य बल दे रहा है, यानी F1 प्लस में होगा। मान लेते हैं यह बल F1 होगा, गुरुत्व बल, तो ऊपर वाला जो बल कुछ अदृश्य बल लग रहा होगा वो ऋण F2 होगा, या इस तरफ का जो बल होगा वो F3 होगा, तो इस तरफ का बल F4 होगा। अब हम कैसे कह रहे हैं कि इस तरफ का बल बिल्कुल इसके विपरीत में होगा? इसलिए कि उसकी स्थिति रुकी हुई है, क्योंकि अगर मुझे कोई खींचेगा किसी बल से इस तरफ, तो मैं बिल्कुल इस तरफ गिर जाऊंगा, मेरी स्थिति बदल जाएगी, किंतु उतना ही बल लगाकर कोई मुझे उसके विपरीत दिशा में खींचेगा, तो निश्चित तौर पर मेरी स्थिति वही होगी जो पूर्व में थी। अतः जितने भी बल लगे तो यहाँ पर F3 प्लस भी होगा, क्योंकि यह सदिश है इसलिए हम बल को F3 लिख रहे हैं, और F4 जो होगा वो माइनस भी होगा, इसलिए ये परिणामी बल शून्य हो गया। हो सकता है कि कई बार इधर से भी अनेक बल लग रहे हों, पर अंततः सभी बल का योग शून्य ही होगा। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम का पहला अंश है, अर्थात उन सभी बलों को हम कह सकते हैं समेशन या सिग्मा, कुल बलों का योग जो कि वेक्टर F होगा हमेशा 0 होगा, ये बिल्कुल 0 होगा। यह तो केवल पहला स्टेप है, पहला चरण है जो कि विरामावस्था से संबंधित है। दूसरा चरण, दूसरा स्टेप क्या होगा? अब यह बाइक चल अवस्था में है, यानी गतिशील अवस्था में है। चौक दिख नहीं रहा है, अर्थात जब यह चल या गति की अवस्था में होगा। यहां पर अक्सर बच्चे एक गलती कर देते हैं कि चल को समझ नहीं पाते कि वास्तव में चलना का क्या अर्थ है। चलना का अर्थ सिर्फ गति में होना नहीं है, बल्कि उसकी गति एक समान है। एक समान यानी बिल्कुल समान गति से चल रही है। समान गति से चल रही है का क्या मतलब? तो हम यहां पर इस चल में फंस जाते हैं। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूं। मान लेते हैं इसकी गति
या वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, या ऐसी अनेक गतियां हो सकती है। पर हम ये ध्यान देंगे कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही लगातार चल रही होती है। कब तक? 1 घंटे तक, 1 मिनट तक, क्योंकि घंटा लिखा हुआ है, तो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक। पर एक चीज ध्यान देना है हमें, और वो ये कि इसकी गति हमेशा एक समान रहेगी। अगर 80 किलोमीटर से यह चल रही है और हो सकता है 24 घंटे चल रही है, किंतु इन 24 घंटों में कभी भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वह 79 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगी और न ही 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बल्कि हमेशा यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगी। अतः हमें इसकी गति में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि परिवर्तन तब होता जब 80 से 79 आता, परिवर्तन तब होता जब 80 से 78 आता, परिवर्तन तब होता जब 80 से 85 आता, किंतु यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे हम गणित की भाषा में ये कहेंगे कि बल का सूत्र मात्रा गुणा त्वरण। यह मात्रा है अर्थात इसका भार है, मात्रा मतलब भार, ये मास है। जो मोटरसाइकिल का भार होता है वो ये है, और जो त्वरण है, त्वरण मतलब इसमें परिवर्तन होगा। त्वरण की परिभाषा आपको मालूम होगा कि वेक्टर ए या त्वरण यह परिवर्तन बताता है वेग में परिवर्तन। यह वेग है, वेग अर्थात विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है। x विस्थापन है यहां से यहां, यहां विस्थापन तो है, गति भी है, किंतु इसमें परिवर्तन हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, या हम इसे कहते हैं कि यह द्वितीय क्रम का अवकलन है, d2y by dt स्क्वायर। यह है, वेग भी है, पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं। और जब वेग में कोई परिवर्तन ना हो तो हम कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, अर्थात 0 है। किसी को कोई अंक ना मिला अर्थात 0 तो मिला होगा। बिल्कुल यहां पर वेग में, उसकी गति में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल एक समान गति से वो चल रही है। गणित की भाषा में उसके वेग अर्थात ये वेग है, इस वेग में परिवर्तन अर्थात समय के सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। अर्थात परिवर्तन अर्थात दर जो नापते हैं d by dt, यानी इसमें जो भी परिवर्तन होगा भाई इसमें परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, यानी शून्य परिवर्तन, अर्थात यह पूरी राशि भी शून्य हो जाती है। अतः जो बल है वो तो शून्य है ही, और बल जो द्रव्यमान गुणा त्वरण है वह भी शून्य है। इसीलिए यह दोनों आपस में साम्यावस्था में है या एक समीकरण के रूप में है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 0 और ये 0 अंततः बराबर हो गए। बराबर का मतलब इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब साम्यावस्था। अतः हम ये देख सकते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम भले ही यह कहे कि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, अर्थात जितना भी बल लगे सभी बल आपस में निरस्त हो जाए और उनका परिणामी जो मान हो वो शून्य हो। और हम देख सकते हैं कि अगर वो एक समान गत्यावस्था में भी होती है तब
उनकी जो गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात जो त्वरण है वह शून्य हो जाता है। और जब त्वरण शून्य हो जाता है तब हम d2y/dt² को भी जीरो कहते हैं। तो जब ये त्वरण शून्य हो गया तो मास जो भी हो, बाइक का जो भी वजन हो, वह शून्य हो जाएगा। अतः दोनों तरफ हमें एक साम्यावस्था या एक समीकरण मिलता है जो सिद्ध करता है कि न्यूटन की गति का प्रथम एक नियम बन सकता है। नियम क्यों बना? क्योंकि यहां पर एक समीकरण आ गया जो कि बता रहा है अगर ये बराबर ना होता तो वह नियम नहीं होता, दोनों अलग अलग होते। किंतु यहां पर चाहे विराम अवस्था हो या गति की अवस्था, दोनों ही स्थिति में यह शून्य ही होता है। इसीलिए यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और भी समाज में या प्रकृति में या आसपास कई ऐसे उदाहरण होते हैं। अब आप बताएं कि और भी कैसे या कोई उदाहरण होगा जो कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित होगा। आप जाएं, प्रकृति को देखें और खोजें और बताएं कि और भी क्या एग्जाम्पल हैं, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनका संबंध जड़त्व के नियम से या न्यूटन के गति के प्रथम नियम से है। हम कई जगह न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखते तो जरूर हैं, याद तो कर लेते हैं, पर उसको हम उसके कई ऐसे अर्थ होते हैं, कई ऐसे समझ होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। तो मुझे आशा है कि यह उदाहरण न केवल आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम को गहराई से समझने में मदद देगा, बल्कि आप स्वयं छोटे न्यूटन बनकर प्रकृति में जाएंगे, हमारे आसपास और कई उदाहरण लाएंगे जो कि यह सिद्ध करता है कि हाँ, न्यूटन का प्रथम नियम सही है और इसके नियम के कारण ही प्रकृति की विभिन्न गति की घटनाएं हो रही हैं। धन्यवाद।